Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique English Grammar. Here I teach you English grammar very easy and unique way. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। इसमें हम पढ़ेंगे सब स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस। लास्ट वीडियो में गाइस हमने तीनों टेंसों में वॉइस कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए गाइस, आज हम यहाँ पे पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल और रेयर कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल है हमारा रूल फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आपका रूल क्या है, पैसिव वॉइस में जनरली बाय प्रीपोजिशन का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करते हैं। गाइस, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करते हैं, बट कुछ मेन वर्ब होती हैं जिनके लिए सब्जेक्ट से पूर्व बाय का यूज़ नहीं करते हैं। आइए गाइस देखते हैं यहाँ पे वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ब और उनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है उसके बारे में, दोनों के बारे में मैं यहीं पे बताऊँगा। तो जैसे देखते हैं, नो के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। सेटिस्फाइड के साथ हम विथ का यूज़ करते हैं। डिस्गस्टेड इसके साथ भी हम विथ का यूज़ करते हैं। प्लीज्ड इसके साथ भी हम विथ का यूज़ करते हैं। कंटेंट इसके साथ भी हम इनका यूज करते हैं। ओके गाइस, इसको याद रखिएगा आप कि इन वर्ब के साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए और देखते हैं वर्ब और प्रीपोजिशंस। तो इंटरेस्टेड इसके साथ हम इनका यूज़ करते हैं। एम्यूज्ड इसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। सरप्राइज्ड इसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। अमेज्ड इसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। गाइस, इस चार्ट को आप याद रखिएगा। ये जो वर्ब इसमें मेंशन की हुई है इनके साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ सब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं। इनके साथ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन प्रीपोजिशन का यूज़ इन वर्ब्स के साथ करते हैं। और गाइस, यहाँ पे मैंने वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे हुए हैं क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। चलिए गाइस, इसके आगे मैं आपको और डिटेल में एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए गाइस, आई न्यू हिम। तो यहाँ पे क्या था कि न्यू के साथ हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हिम का आपका ही होगा। ही वाज नोन टू मी। ओके गाइस, यहाँ पे हमने न्यू था इसलिए यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया। नेक्स्ट, यू प्लीज मी। तो आई एम प्लीज्ड विथ यू इसके साथ हमने विथ का यूज़ किया। इसी प्रकार इसको देखिए, दिस न्यूज़ सरप्राइज्ड मी। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज़ इसके साथ हमने एट का यूज़ किया। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको चार्ट याद रखना होगा गाइस कि इन वर्ब के साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 किसके लिए है, रूल फॉर टू ऑब्जेक्ट। जब हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो गाइस इसमें कुछ वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका निर्जीव होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सजीव होता है। तो गाइस, पैसिव वॉइस में इनमें से किसी को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, बट जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। चलिए इसे मैं एग्जाम्पल से आपको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सोहन गेव मी अ बुक। इसको दो टाइप से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो इनको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका सजीव है वो क्या है, मी। तो चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट रूल कि इसमें कैसे बना सकते हैं कि पहले अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया है तो मी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मी का आई हो गया। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग वॉज गिवन अ बुक बाय सोहन। ओके गाइस, नेक्स्ट जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय सोहन। गाइस, सेकंड में जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ हमें प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादातर जनरली हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका सजीव होता है
वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका निर्जीव होता है। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल फॉर इनट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए है रूल नंबर 3 हमारा। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रियाएं। तो चलिए रूल में देखते हैं क्या कहता है रूल। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस के पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन अपने वर्ब के साथ रहते हैं। गाइस इस रूल में क्या कह रहा है अभी आपको नहीं समझ आया होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसमें क्या कह रहा है कि ही लाफ्ड एट मी, ये था, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो इसमें क्या है कि लाफ्ड जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब एट प्रीपोजिशन के साथ मिलकर एज अ ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। तो इसलिए जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मी का आपका आई हो जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज, लाफ्ड और एट बाय हिम, एट आपका इसी के साथ रहेगा। ओके गाइस, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रहा है यहाँ पे एट के साथ मिलके। इस चीज़ को गाइस याद रखिएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 4 हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रेयर कंडीशंस होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है रूल। एक्टिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करे तो उसे बाय सब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके गाइस, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। हु हैज़ रीड दिस बुक। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। उसके बाद आपका हैज़ के बाद रीड आपका क्या आ गया, रीड आपकी वर्ब हो गई। उसके बाद दिस बुक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, हु। तो इसलिए हमने यहाँ पे बाय हुम कर दिया, सब्जेक्ट के साथ ही हमने बाय को ऐड कर दिया। हैज़ दिस बुक बीन रीड, यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। ओके गाइस, जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता था उसमें क्या करते थे, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन के बाद आपकी मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट ट्रबल्स यू। तो गाइस इसमें भी देखिए व्हाट ट्रबल्स यू, ये किसका है, ट्रबल्स लगा हुआ है, तो ये है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आर का यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट की जगह वाई व्हाट हो गया, आर यू ट्रबल्ड। ओके, यू आपका ऑब्जेक्ट था तो यू यहाँ पे आ गया और ट्रबल्ड आपका लास्ट में पहुँच गया। ओके गाइस, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के कार्य करता है तो उसे बाय सब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो इस रूल में क्या कहता है गाइस, एक्टिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो उसे ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट रूल में क्या कह रहा था कि फर्स्ट रूल में क्वेश्चन वर्ड आपका एज अ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था, तो उसे हम सब्जेक्ट मानकर ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो उसे ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसे एक बार। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। तो गाइस इसमें देखिए फर्स्ट थिंग ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इसका क्या था कि यहाँ पे डू लगा हुआ है, तो डू डज किस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद आपका ड्रिंक क्या हो गया, वर्ब हो गई आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका जो हाउ मच मिल्क लिखा है ये एज आ ऑब्जेक्ट आपका काम कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है हाउ मच मिल्क, तो ये तो ऑब्जेक्ट की जगह कार्य कर रहा है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको तो आपका पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ड्रंक बाय यू।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। हाउ मैनी मैंगोज हैव यू ईटन। तो गाइज इसमें भी क्या किया है कि इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, हाउ मैनी मैंगोज। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हाउ मैनी मैंगोज, इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, उसके बाद हैव बीन ईटन बाय यू। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड जो आपका है वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये रूल काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारा किसके लिए है, रूल फॉर मॉडल वर्ब्स के लिए। तो गाइस यहाँ पे मॉडल वर्ब्स कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, आउट टू एटसेट्रा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बी का यूज़ करते हैं एंड वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि इनके बाद हैव आता है तो बी की जगह हम बीन का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं हम एक बार। ही कैन ड्राइव अ बस। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल है गाइस, ये सिर्फ उसके ही जैसा है, बस यहाँ पर क्या है कुछ मॉडल वर्ब्स ऐड हो जाती हैं, उनमें भी यही रूल फॉलो होता है कि ए बस कैन था तो आपका कैन के बाद हमने बी का यूज़ कर दिया, उसके बाद ड्राइवन बाय हिम। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड हेल्प राम। तो क्या हो गया, राम शुड बी हेल्प्ड बाय हिम। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे शुड के बाद हैव होता या कैन के बाद हैव होता तो यहाँ पे क्या करते हम, बीन का यूज़ करते इस बी की जगह। ओके गाइस, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये सिंपल है नॉर्मल जैसा, बस इसमें क्या है जब ये मॉडल वर्ब यूज होती हैं तो इनके साथ बस इतना सा रूल फॉलो होता है कि इनके बाद हम बी का यूज़ करते हैं, और अगर इनके बाद हैव लगा हुआ है तो फिर हम बी की जगह बीन का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको ये भी काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस इसके बारे में एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मदर कुड हैव टोल्ड द स्टोरी। तो गाइज यहाँ पर द स्टोरी कुड हैव बीन टोल्ड बाय मदर। अब गाइज देखिए इसमें क्या था कि कुड के बाद हैव आ गया तो हमने यहाँ पर हैव के बाद बीन का यूज़ कर दिया, बाकी आपका नॉर्मल जैसे चेंज करते थे वैसे ही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब को अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती है बजाय सब्जेक्ट के। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा ये कि मेन वर्ब को अधिक इंपॉर्टेंस दी जा रही है सब्जेक्ट के बजाय, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। और सेकंड रूल इसका क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट अननोन या अंडरस्टूड हो तो उसमें पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए गाइस इसे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं हम एक बार। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या कहता है, समवन हैज़ ब्रोकन 3 ऑफ माई डिनर प्लेट्स। तो गाइस इसमें क्या था आपका कि यहाँ पे समवन जो है ये आपका सब्जेक्ट है और ये ब्रोकन ये आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट की बजाय मेन वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि ब्रोकन 3 ऑफ माई डिनर प्लेट, इसलिए यहाँ पे हमने समवन कॉमन है, ये समवन अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे हमने समवन ना लिख के 3 ऑफ माई डिनर प्लेट्स ये यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया आपका, उसके बाद हैव बीन और ब्रोकन। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को नहीं यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपका सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सभी लोग, सभी लोग मतलब पीपल, ऑब्वियसली पीपल जानवर तो बोलते नहीं हैं तो मनुष्य ही बोलते हैं। तो गाइज इसी प्रकार इसमें देखिए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें पीपल की ज़रूरत नहीं है गाइज। ओके यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टूड है, आपको यहीं से समझ आ जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके गाइज आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और अभी भी आपको कोई अगर डाउट या क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।